पिछले क्लास में आप पढ़े थे कि सॉल दो तरह का होता है। एक होता है द्रव स्नेही सॉल और दूसरा होता है द्रव विरोधी सॉल। द्रव स्नेही सॉल का निर्माण आसानी से होता है, द्रव विरोधी सॉल का निर्माण आसानी से नहीं होता है। द्रव विरोधी सॉल के निर्माण में हमें दो बातों का ध्यान रखना होता है। पहला कि आप कोलाइडल कण को कोलाइडल रेंज में लाइए, और दूसरा उस पर आप समान आवेश उत्पन्न कीजिए ताकि वो नीचे बैठे नहीं। तो कोलाइडल कण को कोलाइडल रेंज में लाने का दो तरीका आपको बताया गया। पहला था यांत्रिक परिक्षेपण विधि और दूसरा था वैद्युत परिक्षेपण विधि। अब हम लोग सीख रहे हैं डेवलपमेंट ऑफ चार्ज ऑन द सरफेस ऑफ कोलाइडल पार्टिकल्स, मतलब कोलाइडल कण पर हम आवेश उत्पन्न कैसे करते हैं इसका तरीका सीख रहे हैं। इसका चार पांच तरीका है, लेकिन पहला तरीका सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें आप लिखे हैं एडजॉर्प्शन ऑफ कॉमन आयन, एक नंबर में। हिंदी में आप लिखे हैं उभय आयन का अधिशोषण। इसी पर हम लोग काम कर रहे थे। आप एक फोटो बनाए हैं, आप उसको देखिए। पहले से बर्तन में पानी था और उस पानी में क्या मिला हुआ था? AgI। यह ऑलरेडी कोलाइडल रेंज में होता है, सॉलिड होता है, नीचे जाके बैठ जाता है पानी में घुलता। आप चाहते हैं कि ये पानी में घुल जाए, तो आप एक ऐसा वैद्युत अपघट्ट लीजिए जो पानी में घुलनशील हो तथा जिसका एक आयन कॉमन हो, जैसे AgNO3। पानी में यदि आप AgNO3 डालेंगे तो AgNO3 पानी में टूट जाता है Ag प्लस में और NO3 माइनस में, और ये पानी में घुलता है। यहाँ पर भी Ag प्लस है और इसमें भी Ag प्लस होगा, यानी यहाँ पर सिल्वर ही जो है वह कॉमन आयन है, उभयनिष्ठ आयन है, मतलब दोनों पदार्थ में उपस्थित आयन है। इसी को हम लोग उभयनिष्ठ बोलेंगे। तो जैसे ही आप इस AgNO3 को पानी में डालेंगे तो सेम नेचर के चीजों में एसोसिएशन होता है, मतलब चीजें आपस में जुड़ती है जिसका नेचर समान हो। तो AgI जो है ये जमा हो जाएगा किस पर? Ag प्लस पर। और ये जो NO3 माइनस है यह पानी में घुल जाएगा, पानी में घूमता हुआ रहेगा। तो ऐसी स्थिति में उभय आयन का अधिशोषण हो जाएगा। एक AgI पर एक Ag प्लस जमा होगा, दूसरे AgI पर दूसरा Ag प्लस जमा होगा, तीसरे पर तीसरा जमा होगा। इस प्रकार से AgI का जितना पार्टिकल होगा हर एक पार्टिकल पर एक Ag प्लस जाके जमा हो जाएगा। और आप देखेंगे यदि शीशा के ग्लास में आप यदि ये काम करवा रहे हैं तो नीचे देखिएगा कि शुरू में पहले उजला उजला कुछ बैठा हुआ था। जैसे ही आप AgNO3 डाले वैसे ही ये सारा का सारा जो बैठा हुआ चीज है वो धीरे धीरे विलियन में बदल जाता है, कोलाइडल विलियन में बदल जाता है। और आप देखिएगा आपको लगेगा कि अब नीचे में कुछ बैठा हुआ है ही नहीं। एक्चुअल में जो दिख रहा था वह AgI था, और जो अब दिख नहीं रहा है वह भी अभी AgI ही है, लेकिन ये सब एक साथ जमा हो गया था तो दिख रहा था, अलग अलग हो गया तो दिख नहीं रहा है। इस स्थिति में उभय आयन के अधिशोषण से समान चार्ज डेवलप हुआ और कोलाइडल विलयन का निर्माण हुआ। तो यहाँ पर हम लिख क्या सकते हैं, पहले आप उसको सुनिए बाद में लिखिएगा। हम कहेंगे कि जब किसी कोलाइडल विलयन में उभयनिष्ठ आयन वाला कोई वैद्युत अपघट्ट घुलाया जाता है तो उसका उभय आयन, वैद्युत अपघट्ट का उभय आयन कोलाइडल कण पर अधिशोषित हो जाता है, और वह आयन जो उभयनिष्ठ नहीं होते हैं वह विलयन में घूमता रहता है। अब आगे का बात सुनिए। Ag प्लस जमा होने लगा AgI पर और NO3 माइनस अलग होने लगा। इसका मतलब है कि पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज अलग होने लगा, पृथक्करण होने लगा। आवेश का पृथक्करण जहां भी होता है वहां विभव उत्पन्न होता है, और जितना जबरदस्त पृथक्करण होगा उतना जबरदस्त विभव भी उत्पन्न होगा। ऐसी स्थिति में कोलाइडल विलयन में एक विभव उत्पन्न हो जाता है इस आवेश के पृथक्करण के कारण। इस विभव को हम जीटा विभव या वैद्युत गतिकी विभव के नाम से जानते हैं। तो हम यहाँ यह भी लिख सकते हैं कि उभयनिष्ठ आयन के अधिशोषण के कारण कोलाइडल विलयन में आवेश का पृथक्करण होने लगता है, और आवेश के इस पृथक्करण के कारण कोलाइडल विलयन में विभव उत्पन्न होता है, जिसे हम जीटा विभव या वैद्युत गतिकी विभव कहते हैं। अब क्वेश्चन में देखिएगा, इस क्वेश्चन 2-3 बार पूछा हुआ है। जीटा विभव से आप क्या समझते हैं? तो हम कहेंगे कि कोलाइडल विलयन में जब उभय आयन का अधिशोषण होता है तो विलयन में आवेश का पृथक्करण होने लगता है, और आवेश के पृथक्करण के कारण कोलाइडल विलयन में जो विभव विभव उत्पन्न होता है उसे हम विभव कहते हैं।
ये फोटो शायद आप कल जाते जाते बना लिए थे। नीचे स्टेटमेंट लिखना शुरू कीजिए। लिखेंगे, जब कोलाइडल विलियन में जब कोलाइडल विलियन में उभयनिष्ठ आयन वाला जब कोलाइडल विलियन में उभयनिष्ठ आयन वाला जब कोलाइडल विलियन में उभयनिष्ठ आयन वाला कोई घुलनशील वैद्युत अपघट्य कोई घुलनशील वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है कोई घुलनशील वैद्युत अपघट्य मिलाया जाता है तो तो कोलाइडल कण पर तो कोलाइडल कण पर तो कोलाइडल कण पर उभय आयन का या उभयनिष्ठ आयन का तो कोलाइडल कण पर उभयनिष्ठ आयन का तो कोलाइडल कण पर उभयनिष्ठ आयन का अधिशोषण हो जाता है अधिशोषण हो जाता है तथा तथा वह आयन तथा वह आयन जो उभयनिष्ठ नहीं होते हैं तथा वह आयन जो उभयनिष्ठ नहीं होते हैं वह विलियन में घूमने लगता है वह विलियन में घूमने लगता है पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, इस प्रकार कोलाइडल विलियन में इस प्रकार कोलाइडल विलियन में आवेश का इस प्रकार कोलाइडल विलियन में आवेश का पृथक्करण होने लगता है पृथक्करण होने लगता है जिसके कारण विलियन में विभव उत्पन्न होता है जिसके कारण विलियन में विभव उत्पन्न होता है जिसे जीटा विभव जिसे जीटा विभव या वैद्युत गतिकी विभव कहते हैं जिसे जीटा विभव या वैद्युत गतिकी विभव कहते हैं। तो कोलाइडल कण पर आवेश को उत्पन्न करने का यह पहला और सबसे इंपॉर्टेंट तरीका था। दूसरा तरीका लिखेंगे,
देखिए परिक्षेपण माध्यम के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के कारण परिक्षेपण माध्यम के अम्लीय या क्षारीय प्रकृति के कारण। लिख लिए? इधर देखिए, अभी लिखना मत, सिर्फ देखो इसमें कोई भाषा नहीं है, सिर्फ एक छोटा मोटा रिएक्शन लिखना है। RCTOOH HNH2। देखिए ये एक ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। जो लोग बायोलॉजी पढ़ते होंगे तो शायद पता हो, इसको एमिनो एसिड कहा जाता है। इसी एमिनो एसिड के पॉलीमराइजेशन से प्रोटीन का निर्माण होता है। ये सब बात आपको हम भी समझाएंगे बायोमोलिक्यूल्स में, जो इसका केमिस्ट्री वाला भाग है वो आपको बताया जाएगा, क्योंकि जैव अणु बायोमोलिक्यूल एक चैप्टर है, बायोलॉजी में भी है और केमिस्ट्री में भी है। बायोलॉजी में बायोलॉजिकल फंक्शन जो है उसका, उस पर हम लोग काम करते हैं, और केमिस्ट्री में जो केमिकल है उस पर हम लोग काम करते हैं। कुछ लोग परेशान हैं इस बात को लेके कि सर ऑर्गेनिक 11th में पढ़े नहीं है, दिक्कत होगी या नहीं होगी। देखिए आप यहाँ यदि 12th में पढ़ने आए हैं तो हमारी सारी की सारी जिम्मेदारी है कि 12th की चीज़ों को हम आपको कैसे समझाते हैं। तो कहीं ना कहीं यदि पढ़े हुए रहते आप तो बहुत अच्छा बात था, दिक्कत एकदम नहीं होता। लेकिन यदि आप 11th नहीं पढ़े हैं, थोड़ा बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन हम उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। 11th का जब 12th का जब ऑर्गेनिक स्टार्ट होगा तो पहले हम बेसिकली 11th का सब बात बता देंगे। लेकिन आप यदि ये चाहेंगे कि 11th में जितना डिटेल में बताएं उतना डिटेल में बताएं तो वो पॉसिबल नहीं है। हम आपको उतना बता देंगे जितना में आपको समझने में दिक्कत ना हो। बाकी आप एक तरफ से हर चीज़ पढ़ना चाहते हैं तो फिर आपको 11th वाला बैच ज्वाइन करना पड़ेगा, चाहे ऑनलाइन या ऑफलाइन। तो जहाँ तक हम सोचते हैं आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। एग्जाम में हम आपको समस्या नहीं आने देंगे, समझने में आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा 12th का चीज़। अब आप 11th वाले सेक्शन में जाके क्वेश्चन करेंगे, और यदि आप 11th नहीं पढ़ें तब आपको परेशानी होगी। ऐसे में परेशानी होगा यदि आप आईआईटी और मेडिकल का एग्जाम देंगे तब। बोर्ड के एग्जाम में कोई परेशानी नहीं होगा, दिक्कत नहीं होगा। यदि आप 11th नहीं पढ़े हैं तो, पढ़े हैं तो कोई बात ही नहीं है, देखेंगे इसको। तो इस बात को लेके आप ऑफिस मत जाइए कि सर 11th नहीं पढ़े हैं तो क्या करें नहीं करें, कुछ नहीं करना। आप सीधा रेगुलर क्लास कीजिए, हमारी हर एक जिम्मेदारी है उसको हम कर लेंगे, बस आप रेगुलर रहिए। सुनिए, अब ये एमिनो एसिड कहलाता है। चल में ये एमाइन फंक्शनल ग्रुप है, ये कार्बोक्सिलिक एसिड फंक्शनल ग्रुप है। एक ही कार्बन पर दोनों लगा हो तो इसी को एमिनो एसिड कहते हैं। ये सब बाद में आपको बतलाया जाएगा। अच्छा आप ये बताइए कि क्या यह एक छोटा मॉलिक्यूल है या थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है? यह थोड़ा बड़ा मॉलिक्यूल है। छोटा मॉलिक्यूल NaCl टाइप का होता है, जो पानी में जाने के बाद ट्रू सॉल्यूशन का निर्माण करता है, वास्तविक विलयन बनाता है। यानी आप इसका जो साइज होता है ना, ये कोलाइडल रेंज में होता है। यानी ये 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच होता है। मतलब इसको तोड़ने की या जोड़ने की जरूरत नहीं है, ये ऑलरेडी 10 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच। पानी में डालोगे ना इस एमिनो एसिड को तो जनरली ये नीचे में बैठ जाएगा, चूंकि भारी मॉलिक्यूल। तो ऐसी स्थिति में यदि आप मीडियम को एसिडिक कर दीजिए, यानी आप कर दीजिए इसका एसिडिक डिस्पर्सन मीडियम। यहाँ पर डीएम का मतलब क्या है? डिस्पर्सन मीडियम। ये एसिडिक डिस्पर्सन मीडियम है। तो एसिडिक डिस्पर्सन मीडियम है, इसका मतलब है कि जो सॉल्वेंट आप लिए उसमें क्या मिला हुआ है? H+ मिला हुआ है। अब जो नहीं पढ़े हैं ऑर्गेनिक उनको दिक्कत होगा। यहाँ यहाँ नाइट्रोजन पर लोन पेयर होता है। ये लोन पेयर एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होता है आउटर मोस्ट सेल का। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी है, मतलब कम है इलेक्ट्रॉन, तब ना पॉजिटिव चार्ज है। और यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन रिच स्पेसीज है, यह इलेक्ट्रॉन धनी स्पेसीज स्पेसीज है। तो ये इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, ये दोनों आपस में जुड़ जाता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाकर।
ये सब बात आप नहीं जानते हैं तो टेंशन मत लीजिए, हम सब बताएंगे आपको। अभी तो उतना डिटेल में नहीं जा सकते चूंकि ऑर्गेनिक चल नहीं रहा है। तो ये बना देता है रिएक्शन करने के बाद CO। ये पहले था NH2, अब हो जाता है NH3। और इस पर चार्ज कैसा आ जाता है प्लस, जो कि H प्लस में जुड़ा है उस पर। अब आप देखिए उस पर कोई आवेश नहीं था, जबकि इस पर आवेश है। कैसा आवेश है? धन आवेश है। वो नीचे बैठ जाएगा लेकिन ये नीचे नहीं बैठेगा, क्योंकि इसके जैसा अरबों खरबों कण पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो सब पार्टिकल पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, अब ये नीचे इसको बैठने के लिए नहीं देगा और यह एक कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। तो बताइए यदि परिक्षेपण माध्यम एसिडिक या बेसिक एसिडिक नहीं होता तो क्या इस पर चार्ज आ पाता? H प्लस रहता ही नहीं तो चार्ज नहीं आता। चार्ज नहीं आता तो फिर वो नीचे जाके बैठ जाता और सस्पेंशन में कन्वर्ट कर जाता। रिएक्शन लिखेंगे डायरेक्ट। अभी आप एसिडिक डिस्पर्सन मीडियम देखें। अगला इसी का केस हम बताएंगे जिसमें यह बेसिक डिस्पर्सन मीडियम हो जाएगा, यानी क्षारीय हो जाएगा। जहां पर आप H प्लस लिए हैं वहां पर आपको OH माइनस लेना पड़ेगा। चलिए सेम रिएक्शन दोबारा फिर से रिपीट कीजिए, यहाँ पर OH माइनस कीजिए। और ये जो एसिडिक मीडियम है ये क्या हो जाएगा? बेसिक। बेसिक होगा तो निश्चित रूप से यहाँ पर OH माइनस होगा। कार्बोक्सिलिक एसिड एक अम्ल है, क्षार के साथ रिएक्शन कर जाएगा, ये टूटेगा COO माइनस में और H प्लस में। वो H प्लस और OH माइनस मिलके क्या बना देगा? H2O। और यहाँ पर ये जो आप COOH देख रहे हैं ये हो जाएगा COO माइनस। अब आप देखिए तो पिछली बार इस कण पर सब पर पॉजिटिव चार्ज आया था, इस बार क्या आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। एक बार ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज सोल और एक बार हो जाएगा ये नेगेटिव चार्ज सोल। एक स्थिति में सब पर पॉजिटिव 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 आ गया, दूसरी स्थिति में सब पर नेगेटिव 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 आ गया। तो एक सोल ऐसा बना जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, एक पर नेगेटिव चार्ज है। दोनों डिफरेंट टाइप का कोलाइडल सॉल्यूशन है ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट नेचर ऑफ चार्ज। बता रही है फिर से। हो गया क्या? बरसात में तुम लोग को नींद नहीं होता है घर मेरे? एक अभी नींद आराम करता है। हो गया लिखा हुआ? लिखेंगे तीसरा। देखो तो परिक्षेपण माध्यम में, परिक्षेपण माध्यम इसी को ना DM कहते हैं हम लोग। परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित प्रावस्था के, परिक्षेपित प्रावस्था के वियोजन के कारण
सभी विंडो को खोल दीजिए तो बढ़िया से। जो जहाँ बैठे हुए हैं सारा विंडो देखिए, जो जहाँ लगा हुआ है सबको बढ़िया से खोल दो, तो सीधा कर दो पूरा। पीछे वाला भी सब खोल दीजिए। देखना आराम से, हाथ नहीं चुप। अरे क्या देख रही है, नहीं खुलेगा विंडो तुमसे। ए, आगे में बैठ के खिस्सा करेगी, उड़ी में मचोड़ देंगे। हल्ला नहीं करी थी, खिस्सा कर न रहे थे। परिक्षेपण माध्यम में परिक्षेपित प्रावस्था के वियोजन के कारण, देखिए इधर E17H35 EOONA, यानी ये साबुन का फॉर्मूला है। और यह भी जानिए कि आपसे ये फॉर्मूला पूछा जाता है कभी कभी, तो याद रखिएगा इसको। सुनो, ध्यान दो इधर। अच्छा, तुमको ये लगता है कि इसका मॉलिक्यूल बहुत छोटा छोटा है? छोटा छोटा है ये। कार्बन 17 गो है, हाइड्रोजन 35 गो है, फिर कार्बन है, 2 ऑक्सीजन है, सोडियम है, तो छोटा तो कहीं से नहीं है। यदि ये पानी में जाके टूटे नहीं तो सीधे नीचे जाके बैठ जाएगा, लेकिन जब आप इसको पानी में डालते हैं तो ये टूट जाता है। 17H35 CO माइनस में, और Na प्लस एक छोटा कण है। यह पानी में घुलेगा तो वास्तविक विलयन का निर्माण करेगा, लेकिन यह एक बड़ा कण है। इसका साइज 10 एंगस्ट्रॉम से नीचे नहीं होता है, इसका साइज 10 एंगस्ट्रॉम और 1000 एंगस्ट्रॉम के बीच का होता है। तो निश्चित रूप से ये कोलाइडल पार्टिकल है। और यदि ये कोलाइडल पार्टिकल है तो कैसे सॉल्यूशन का निर्माण करेगा? कोलाइडल सॉल्यूशन का निर्माण करेगा। और इसके हर एक पार्टिकल पर हर बार कैसा चार्ज आएगा? निगेटिव चार्ज आएगा, जो इसको नीचे बैठने नहीं देगा। ये डिसोसिएशन के कारण आ गया चार्ज। देखेंगे रिएक्शन। तो ये था तीसरा कारण चार्ज के डेवलप होने का। देखेंगे चौथा कारण। वैसे जिसका भी आज क्लास छूटा है, आज का वीडियो पब्लिक हो जाएगा, देख लीजिएगा। कभी भी बड़े बारिश की वजह से क्लास यदि डिस्टर्ब होगा और क्लास मान लीजिए हम ले लेते हैं, तो उस दिन का वीडियो हम पब्लिक कर देंगे। आप आराम से चैनल पे जाइए, यदि सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो आपको नोटिफिकेशन चला जाएगा। यदि बेल आइकन नहीं दबाए हैं तो दबा दीजिएगा। जब तक यहाँ पढ़ रहे हैं तब तक तो फायदा उठाइए, उसके बाद हटा देना। क्या मतलब है तुमको हमसे, कौन है हम? नहीं मतलब ऐसा तुम सोचते हो, हम थोड़ी ना सोचते हैं। हम सोचते हैं रे, टट्टा कहें। अभी नहीं सोचते हैं हम ऐसा। बेवफा तुम लोग हो जाते हो, हम नहीं होते हैं। चलो लिखो चौथा। 4 नंबर लिखेंगे। इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण के कारण, इलेक्ट्रॉन के त्याग तथा ग्रहण के कारण भी आवेश उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन के त्याग या ग्रहण के कारण भी आवेश उत्पन्न होता है। 5वां लिखिए। परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आपस में टकराने के कारण भी आवेश उत्पन्न होता है। परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आपस में टकराने के कारण भी आवेश उत्पन्न होता है। नहीं बोलेंगे आप ना? दो वर्ड तुम्हारे दिमाग में अभी तक सेट नहीं हुआ है, परिक्षेपित प्रावस्था और परिक्षेपण माध्यम। अरे यही ना सॉल्यूट सॉल्वेंट है, पानर।
परिक्षेपित प्रावस्था तथा परिक्षेपण माध्यम के आपस में टकराने के कारण भी आवेश उत्पन्न होता है। परिक्षेपित प्रवस्था नहीं होता है, प्रावस्था होता है। प्रा ऐसे मुंह में फुला देंगे। तो ये सब कारण था जिससे आवेश उत्पन्न होता है। सुनिएगा आप ध्यान से। अभी तक जो बात आप पढ़ रहे थे उसमें मात्र दो तीन गो बात ऐसा है जो क्वेश्चन पूछता है बोर्ड में। जैसे आपसे पूछेगा कि अधिशोषण तथा अवशोषण से आप क्या समझते हैं, अधिशोषण तथा अवशोषण में क्या अंतर है, ये मुख्य क्वेश्चन है जो पूछा जाता है। इसके बाद जो इस चैप्टर में क्वेश्चन पूछा जाता है, अभी तक जो पढ़ा है उससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है, वो समझने के लिए था। क्वेश्चन पूछा जाता है अब जो जो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, नाम सुनिए। ये इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस, धन कण संचलन या वैद्युत कण संचलन, पेप्टाइजेशन जिसको हिंदी में पेप्टीकरण बोलते हैं, कोगुलेशन जिसको हिंदी में स्कंदन कहा जाता है, डायलिसिस, इलेक्ट्रोडायलिसिस, टिंडल इफेक्ट, ये सब ऐसा टॉपिक है ना जिससे सीधे क्वेश्चन आपसे पूछेगा, आपसे सीधा पूछेगा कि स्कंदन तथा पेप्टाइजेशन से आप क्या समझते हैं। और सब छोटा छोटा बात है, कोई बड़ा बात नहीं है। तो अगला 2-3 दिन अब हम उस पर काम करने वाले हैं जो सीधे बोर्ड एग्जाम में आपसे क्वेश्चन किया जाएगा। जब आपको किस क्वेश्चन मिलेगा तो यही सब क्वेश्चन आपको मिलेगा। हालांकि अभी तक तो आंसर नहीं देते थे, कभी इस बार आंसर भी हम देंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन है नहीं, जो मिलेगा उसका आंसर भी आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। तो हेडिंग डालिए तो, धन घन संचलन या वैद्युत कण संचलन, इंग्लिश में केटाफोरेसिस या इलेक्ट्रोफोरेसिस कहते हैं इसको। धन कण संचलन या वैद्युत कण संचलन। हाँ, लिख लिए क्या? सुनिए पहले इसको समझिए आप, ध्यान देना इधर। सोल कितने टाइप का होता है? दो टाइप का, कौन कौन? एक होता है द्रव स्नेही और एक होता है द्रव विरोधी। द्रव स्नेही सोल में कण पर आवेश रह भी सकता है और आवेश नहीं भी रह सकता है, लेकिन द्रव विरोधी सोल में आवेश रहेगा ही रहेगा। बिना आवेश के वह स्थायी हो ही नहीं सकता, सीधे नीचे जाके बैठ जाएगा, क्योंकि कण का आकार बड़ा बड़ा होता है और उसमें सॉल्वेशन होता नहीं है। तो ऐसी स्थिति में कोई कोलाइडल विलयन यदि आपको दे दे और आपसे पूछे कि बताइए इस कोलाइडल कण पर आवेश है या आवेश नहीं है, पहला चीज। दूसरा चीज, यदि आवेश है तो किस नेचर का है, पॉजिटिव नेचर का है या निगेटिव नेचर का है, इसका पता हमको कैसे चलेगा? इसी बात को समझने के लिए हम ये टॉपिक पढ़ते हैं जिसका नाम है वैद्युत कण संचलन या धन कण संचलन। अब इस टॉपिक के अंतर्गत क्या है, आप इसको ध्यान से इस फोटो फिगर में समझिए। ये जो डॉटेड लाइन से भरा हुआ है यह एक्चुअल में क्या है? कोलाइडल सॉल्यूशन। और यह खास करके रहता है लायोफोबिक सोल, जिसको आप द्रव विरोधी सोल कहते हैं, जिस पर हर हाल में आवेश रहता ही रहता है। इधर एक नली टाइप का ट्यूब है इस आकार का, एक प्लेट इधर लगा दिए हैं मेटल का, एक प्लेट उधर लगा दिए हैं, जिसको हम सेल से जोड़ दिए हैं। सेल का जैसे ही स्विच ऑन करेंगे तो मान लीजिए उस पर पॉजिटिव चार्ज आता है और इस पर नेगेटिव चार्ज आता है। याद कीजिए इलेक्ट्रोलाइटिक सेल आप पढ़े थे ना, कुछ ऐसा ही ना बात वहाँ होता था। पॉजिटिव चार्ज को हम एनोड कहते थे, नेगेटिव चार्ज को हम कैथोड कहते थे। अब इस अब इसमें विलयन यदि है तो इसमें विलय का कण भी होगा, और विलय के कण पर आवेश हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप जैसे ही स्विच ऑन कीजिएगा, यदि अंदर में किसी तरह का कोई हरकत नहीं कर रहा है सॉल्यूशन, का मतलब है कि कोई चार्ज इसमें नहीं है।
लेकिन यदि आप स्विच ऑन करते हैं और अंदर हलचल हुआ तो वो आपको दिखेगा। और देखिए कैसे दिखेगा। यदि अंदर में पॉजिटिव चार्ज है, ध्यान से सुनिएगा, यदि इस विलियन में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, मतलब कोलाइडल कण पर पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करेगा, उधर से सारा का सारा सॉलिड पार्टिकल्स भागेगा इधर। और चूंकि ये निगेटिव चार्ज है तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा। तो आप देखिएगा कि पहले विलियन में कुछ दिख नहीं रहा था, लेकिन कुछ देर के बाद आपको लगेगा कि इस प्लेट पर ना कुछ सट रहा है। वो सटने वाला चीज क्या होगा, कोलाइडल कण, जो चार्ज की वजह से सॉल्यूशन में घुला हुआ था, वही चार्ज की वजह से, अपोजिट नेचर के चार्ज की वजह से उस पर जाके कट जाएगा। इसका मतलब है कि यदि कण कैथोड की तरफ भाग के गया तो निश्चित है कि उस कण पर कैसा चार्ज होगा, पॉजिटिव। और यदि निगेटिव चार्ज रहा तो निगेटिव चार्ज किधर भागेगा, एनोड की तरफ। इससे हमको पता चल जाता है कि उस पर कैसा चार्ज है, कोलाइडल कण पर आवेश की प्रकृति क्या है। तो धन कण संचलन या वैद्युत कण संचलन की सबसे पहले परिभाषा सुनिए आप। हम कहेंगे कि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडल कणों का एनोड या कैथोड की तरफ गति करना वैद्युत कण संचलन या धन कण संचलन कहलाता है। वैद्युत, आगे लिखेंगे एरो देके, कि वैद्युत कण संचलन और धन कण संचलन के प्रकृति से हमें कोलाइडल विलयन में उपस्थित आवेश का पता चल जाता है, तथा वह आवेश इस प्रकृति का है, मतलब पॉजिटिव है या निगेटिव है, हमें इसका भी पता चल जाता है। तीसरा पॉइंट, हम कहेंगे कि यदि कोलाइडल कण की गति कैथोड की तरफ हो तो निश्चित रूप से कोलाइडल कण पर पॉजिटिव चार्ज होगा, और यदि कोलाइडल कण की गति एनोड की तरफ हो तो निश्चित रूप से कोलाइडल कण पर निगेटिव चार्ज होगा, ऋण आवेश होगा। इलेक्ट्रोफोरेसिस या कैटाफोरेसिस आया समझ में? ठीक है, उतारिए। अंदर में किसी चार्ज को दिखलाएंगे नहीं, कौन चार्ज होगा नहीं होगा ये हम आप डिसाइड। अरे, डॉटेड लाइन घर पर भरते रहना, लो आगे बढ़ो। डॉटेड डालने में 2 दिन लगा देना। शुरू करें अब लिखाना। क्या हुआ, नहीं दिख रहा है क्या? हमने देखो ना। 2 गो कुर्सी लेंगे, एगो वहां के लिए, एगो इधर साइड के लिए। एगो तुम लोग के लिए भी ले लें क्या? हाँ। हाँ, यस सर। हाँ वही तो। सोफा लगवा देना, देखो तो। सोफा, एसी। अरे कुछ दिन के बाद तो तुम लोग का जो स्थिति है ना, कहोगे कि हम आएंगे पढ़ने के लिए, रुपया भी आप ही दीजिए। सब कुछ आप ही को देना पड़ेगा। जो स्थिति पैदा हुई है। हाँ? तो ये चैप्टर समाप्त होगा 4-5 दिन में, तो शुरू कर देंगे। देखते हैं उसमें 4 चैप्टर है ना, सबसे अच्छा कंसेप्चुअल चैप्टर है ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, तो सोचने पहले उसको खत्म कर। बाकी जो चैप्टर है वो थोड़ा लिखने वाला है।
उसमें आपको ज़्यादा मज़ा नहीं आएगा, मज़ा नहीं आएगा तो फिर आपको लगेगा क्या चल रहा है, इनऑर्गेनिक तो है। इनऑर्गेनिक में जो है ना, आधा आपको बहुत समझने का चीज़ है, आधा थोड़ा रटने वाला चीज़, उसमें थोड़ा बोर होइएगा आप। हो गया लिखा हुआ? लिखो, एरो दो लिखो तो। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में, वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में कोलाइडल कणों का, कोलाइडल कणों का, कोलाइडल कणों का एनोड या कैथोड की तरफ गति करना, एनोड या कैथोड की तरफ गति करना, एनोड या कैथोड की तरफ गति करना वैध धन कण संचलन या वैद्युत कण संचलन कहलाता है। धन कण संचलन या वैद्युत कण संचलन कहलाता है। कहलाता है। नेक्स्ट एरो। धन कण संचलन की प्रकृति से, धन कण संचलन की प्रकृति से धन कण संचलन की प्रकृति से कोलाइडल विलयन में उपस्थित आवेश, कोलाइडल विलयन में उपस्थित आवेश तथा तथा आवेश की प्रकृति का पता चलता है। विलयन में उपस्थित आवेश तथा आवेश की प्रकृति का पता चलता है। नेक्स्ट एरो। वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यदि वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में यदि कोलाइडल कण की गति एनोड की तरफ होता है, कोलाइडल कण की गति एनोड की तरफ होता है, तो कोलाइडल कण पर, तो कोलाइडल कण पर ऋणावेश होगा, तो कोलाइडल कण पर ऋणावेश होगा। और यदि और यदि तो लिख नहीं लोगे खुद से? और यदि कोलाइडल कण की गति, और यदि कोलाइडल कण की गति कैथोड की तरफ होता है, तो उस पर धन आवेश होगा, तो उस पर धन आवेश होगा। अगला हेडिंग डाल के छोड़ दीजिए। हेडिंग है पेप्टिकरण, इसमें इसको पेप्टाइजेशन बोलते हैं। क्या हुआ?
अवक्षेपण की व्यक्तीकरण में पढ़ेंगे तो देखना